Hello, dear students. Myself, Dr. Neeru Agrawal from Government VYT Autonomous College, Dul. Today, I am here to tell you about neural control of behavior. This is from MSc Zoology, Semester 3, Paper 2 and Unit 4. So, you all know that animals perform different type of behavior in response to a stimulus. These behavior may be innate or learned during lifetime. So all kind of behaviors are controlled by nervous system. These are the parts of nervous system which control different type of behavior. Central nervous system, which includes brain and spinal cord, and all nerves which connect central nervous system to the different parts of the body makes peripheral nervous system. And peripheral nervous system जो है ये दो टाइप्स का होता है, somatic system and autonomic system. Somatic system controls voluntary behavior by sensory neurons and motor neurons, while autonomic system regulates autonomic functions such as heart rate, blood pressure, etc. So इन दोनों सिस्टम में सारे सिस्टम नर्वस बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, बट द सेंट्रल नर्वस सिस्टम प्लेज मोस्ट इम्पॉर्टेंट रोल इन बिहेवियर. So there are three types of neurons involved in regulating behavior: sensory neuron, motor neuron and interneuron. Sensory neuron का काम क्या है कि ये शरीर के विभिन्न भागों से इंफॉर्मेशन को सिस्टम तक लाता है, और मोटर न्यूरॉन क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इंफॉर्मेशन को वापस मसल्स तक या ग्लैंड्स तक, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक ले जाता है. इंटर न्यूरॉन्स का काम क्या है, ये हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम में होते हैं जो कि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं. तो कलेक्टिवली ये सारे न्यूरॉन्स मिलकर हमारे ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं. और बिहेवियर को कंट्रोल करने में माइलिन शीथ जो कि एक्सॉन के ऊपर होती है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अगर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन पूरा नहीं हुआ है तो वो बिहेवियर कंट्रोल करने में मदद नहीं करता प्रॉपरली. क्योंकि माइलिन शीथ क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल जो छोटे बच्चे होते हैं उनके जो ब्लैडर में एक्सॉन के ऊपर माइलिन शीथ का फॉर्मेशन नहीं हो पाता, जिसके कारण वो उनको बॉबल और ब्लैडर पे कंट्रोल नहीं रहता. लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते हैं माइलिन शीथ का फॉर्मेशन हो जाता है और दे गॉट कंट्रोल ओवर ब्लैडर. पॉल मैकलियंस थ्री ब्रेन कंसेप्ट गिवन बाय पॉक मैकलियन साइंटिस्ट, इनके अनुसार इनका कहना था कि जो ह्यूमन ब्रेन है ये ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन थ्री ब्रेन से मिलकर बना है, इनर मोस्ट, मिडल वन एंड आउटर मोस्ट. तो इनर वन ब्रेन जो है ये रेप्टिलियन ब्रेन इसको कहा जाता है, क्योंकि ये जो जो रेप्टाइल्स में सबसे पहले ये ब्रेन जो है रेप्टाइल्स में पाया गया. तो इस रेप्टिलियन ब्रेन जो है ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, जितनी भी बेसिक सपोर्ट सिस्टम है, सर्वाइवल के लिए जरूरी सिस्टम है, वो ये ब्रेन परफॉर्म करता है. इसके बाद जो नेक्स्ट ब्रेन डेवलप हुआ जिसको कि मेमेलियन ब्रेन कहा गया, ये सेकेंड लेयर जो आपको दिखाई दे रही है इसको लिम्बिक सिस्टम भी कहा गया. तो ये जो सेकेंड ब्रेन है ये मेमेलियन ब्रेन कंसिडर किया गया. और ये जो ब्रेन है अदर देन बेसिक सपोर्ट सिस्टम फॉर सर्वाइवल, ये जो ब्रेन है मेमेलियन ब्रेन ये हमारी फीलिंग्स को भी रेगुलेट करता था. तो ये जो मैमल्स में इसको देखा गया. उसके बाद जो ह्यूमन ब्रेन है ये सारे एनिमल से ज्यादा मोस्ट डेवलप्ड ब्रेन है बिकॉज ऑफ दिस आउटर मोस्ट हाईली फोल्डेड सेरेब्रल कॉर्टेक्स. ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है ये ह्यूमन ब्रेन में स्पेशली पाई जाती है, जो कि इसके कारण ह्यूमन जो है वो डिफरेंट टाइप की ऐसी एक्टिविटीज कर पाते हैं जो कि दूसरे एनिमल नहीं कर पाते. फॉर एग्जांपल दे हैव पावर ऑफ स्पीच, दे हैव एनालिसिस पावर, राइटिंग, प्लानिंग, इमेजिनेशन, ये सारी जो पावर जो ह्यूमन में होती दूसरे में नहीं मिलती. तो ये बिकॉज ऑफ दिस सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो कि केवल ह्यूमन बींग्स में पाया जाता है. तो इस तरह से जो ह्यूमन ब्रेन है ये थ्री ब्रेन से मिलकर बना. इसको पॉकमिलियन साइंटिस्ट ने बताया था, तो इसलिए उसको हम पॉकमिलियन थ्री ब्रेन कंसेप्ट के नाम से जानते हैं. तो अब हम देखते हैं डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन.
अब ब्रेन को 3 भागों में मेनली, जो ब्रेन है वो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए, क्योंकि जो भी रेगुलेटिंग सेंटर्स हैं सारे के सारे ब्रेन में उपस्थित हैं। अब ब्रेन में को 3 भागों में बांटा गया है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। फोर ब्रेन जिसको हम टेलेंसिफोलॉन भी बोलते हैं, और ये जो बना हुआ होता है सेरेब्रम का से, थैलेमस से एंड हाइपोथैलेमस से। और मिड ब्रेन जो कि स्मॉलेस्ट पोर्शन होता है ब्रेन का, और हाइंड ब्रेन बना हुआ होता है मेडुला ऑब्लोंगेटा, सेरेबेलम एंड पोन्स से। इस डायग्राम के द्वारा हम अच्छे से समझ सकते हैं इसको, कि ये जो आपको पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है सेरेब्रल हेमिस्फेयर। मतलब जो सेरेब्रम जो होता है उसका हाफ पोर्शन है एक साइड का, और इसकी जो आउटर मोस्ट एरिया है ये कहलाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, तो ये जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है एक इस साइड है, एक अदर साइड ऑफ द ब्रेन होगा। तो ये जुड़ा हुआ होता है कॉर्पस कोलोसम से। और यहाँ पे ये ओवल शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये थैलेमस है। ये थैलेमस के नीचे ये ग्रीन कलर्ड स्ट्रक्चर हाइपोथैलेमस है। तो ये पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर विच इज अ पार्ट ऑफ सेरेब्रम। तो ये सेरेब्रम, थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस, ये तीन चीज मिलकर फोर ब्रेन बनाते हैं। और ये जो बीच में छोटा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये मिड ब्रेन है, और ये जो नीचे में है पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम, ये इतना मिलके हाइंड ब्रेन बनाता है। तो इस तरह से 3 पार्ट्स ऑफ ब्रेन से मिलकर कंप्लीट ब्रेन बनता है। फोर ब्रेन में सेरेब्रम है, हाइपोथैलेमस है, थैलेमस है, और मिड ब्रेन सिंपल है छोटा सा पार्ट, हाइंड ब्रेन पोन्स, मेडुला एंड सेरेबेलम। अब सेरेब्रम जो है, सेरेब्रम 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर में, जो कि ये देखिए लेफ्ट एंड राइट हेमिस्फीयर या बीच में कॉर्पस कॉलोसम से जुड़ा हुआ है। ऊपर से अगर हम इसको, ये ब्रेन के ऊपर वाले पार्ट को पूरा कवर करता है, और सबसे बड़ा एरिया है, लार्जेस्ट पार्ट है किसका, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। तो हेमिस्फीयर जो होते हैं, ये सेरेब्रम जो दो, सेरेब्रल कॉर्टेक्स जो है ये 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, एक आधा हाफ ये है और आधा हाफ ये है। तो ये जैसे हमको मालूम है कि जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये बॉडी के राइट साइड की एक्टिविटी, राइट साइड बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है, और राइट हेमिस्फीयर जो है बॉडी की लेफ्ट साइड एक्टिविटी को, लेफ्ट साइड बॉडी की एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है ये किसमें स्पेशलाइज्ड है, ये एनालिटिकल ब्रेन कहलाता है, क्योंकि इसमें स्पीकिंग की, रीडिंग की, राइटिंग, अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज की जो एबिलिटी है वो किसमें होती है, लेफ्ट हेमिस्फीयर में। और राइट हेमिस्फीयर आपका जो है ये नॉन वर्बल एबिलिटीज के लिए स्पेशलाइज्ड है। जैसे आर्टिस्टिक ब्रेन जो जिनका होता है उनका ये वाला हेमिस्फीयर ज्यादा स्पेशलाइज्ड डेवलप होता है, जो कि म्यूजिक, आर्ट, इस सब में एक्सपर्ट होते हैं। तो इस तरह से ये जो लेफ्ट हेमिस्फीयर है एनालिटिकल पार्ट कहलाता है, और ये जो राइट हेमिस्फीयर है ये आर्टिस्टिक पार्ट कहलाता है। और जो राइट हेमिस्फीयर है बॉडी के लेफ्ट साइड को रेगुलेट करता है, लेफ्ट हेमिस्फीयर जो है वो बॉडी के राइट साइड को रेगुलेट करता है। अब हम देखते हैं कि जो सेरेब्रल हेमिस्फीयर है, एक साइड का पार्ट, एक साइड आधा भाग इधर है, आधा भाग अपोजिट साइड में। तो ये 4 लोब्स से, 4 लोब्स से मिलकर बना होता है। ये सबसे पीछे जो लोब है ब्रेन के ये कहलाता है ऑक्सीपिटल लोब। उसके ऊपर जो लोब है वो पैराइटल लोब है, उसके ऊपर फ्रंटल लोब है, और उसके जो ब्रेन के दोनों साइड, एक इस साइड है एक अपोजिट साइड होगा, ये कहलाता है टेम्पोरल लोब। तो इनके सारे लोब जो होते हैं इनके अलग अलग फंक्शन होते हैं। जैसे कि फ्रंटल लोब है, फ्रंटल लोब जो है सीट ऑफ इंटेलिजेंस माना जाता है। तो जितने भी इंटेलिजेंट एनिमल्स होते हैं, जितने भी इंटेलिजेंट एनिमल होते हैं उनमें फ्रंट लोब बहुत बड़ा साइज का होता है, क्योंकि ये लोग जो है ये रिस्पॉन्सिबल है जजमेंट के लिए, प्लानिंग के लिए, हायर मेंटल एबिलिटीज, और इवन जो हर एक्टिविटीज का मोटर कंट्रोल है वो भी फ्रंटल लोब में पाया जाता है। उसके बाद ये पैराइटल लोब, पैराइटल लोब किस लिए है, जितने भी स्किन रिसेप्टर से सेंसेशन आते हैं वो पैराइटल लोब रिसीव करता है। अगर इसमें किसी प्रकार का
डैमेज हो जाता है तो वो इसको मतलब सेंसेस को फील करने में असमर्थ हो जाता है। पीछे साइड में जो है ऑक्सीपिटल लोब, जो कि विजन के लिए सेंसेशन को रिसीव करता है। अब ये क्या है, ये कहाँ से रिसीव करेगा? आई, जैसे आई जो है ये क्या कहते रिसेप्टर का काम करती है, किसी भी चीज को देखेगी आई तो नर्व के द्वारा वो इम्पल्स ट्रेवल होके कहाँ से जाएगा? ऑक्सीपिटल लोब में आएगा। यहाँ पे वो इंटरप्रेट होगा और ऑक्सीपिटल लोब उसको बताएगा कि वो क्या है, किस कलर का है, किस शेप का है, किस साइज का है। तो इस तरह से ये जो टेम्पोरल लोब है ये हियरिंग के लिए और लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अब और अगर हम आगे इनके फंक्शनल एरियाज देखते हैं डिफरेंट लोब्स के, हर एक लोब में कई सारे एरियाज, फंक्शनल एरियाज प्रेजेंट है। फॉर एग्जांपल जैसे ये फ्रंटल लोब है, यहाँ से लेके पूरा यहाँ तक फ्रंटल लोब है, एफ एफ लिखा हुआ है ये सारा फ्रंटल लोब है। जहाँ पी पी लिखा हुआ पैराइटल है, टी वाला टेम्पोरल है एंड ओ वाला जो है वो ऑक्सीपिटल लोब है। तो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑक्सीपिटल के हैं, ये पैराइटल के हैं, ये टी टी वाले टेम्पोरल के पार्ट्स हैं, एफ एफ वाले जो है वो फ्रंटल के पार्ट्स। तो जो फ्रंटल लोब है ये देखने को दिख रहा है हमको, जो सीट ऑफ इंटेलिजेंस कहलाता है, ये सबसे बड़ा है। इसमें कितने सारे फंक्शनल एरियाज हैं? सबसे आगे का जो एरिया है जो येलो कलर का दिखाई दे रहा है ये कहलाता है प्री फ्रंटल एरिया। प्री फ्रंटल एरिया जो है ये रीजनिंग के लिए, प्लानिंग, इमोशन, पर्सनैलिटी आदि के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बहुत पहले इसके फंक्शन के बारे में नहीं मालूम था, इसलिए इसको साइलेंट एरिया भी कहा जाता था, लेकिन बाद में पता चला कि यही एरिया जो है रीजनिंग, प्लानिंग आदि के लिए जिम्मेदार है। अब उसके बाद वाला जो एरिया है जिसको हम बोलते हैं प्री मोटर एरिया। प्री मोटर एरिया का काम क्या है? ये आपको जो कोऑर्डिनेट्स लर्नड स्किल्ड मूवमेंट, मतलब कि अगर कोई पर्सन किसी स्किल को सीखता है, जैसे फॉर एग्जांपल गिटार सितार बजाना सीखता है, तो इनिशियली तो उसको सीखना पड़ता है, लेकिन जब वो सीख जाता है, स्किल डेवलप कर लेता है उस चीज की, तो उसके बाद वो अपने आप ही उसको बजाते रहता है। तो इस तरह से उसकी मेमोरी में चला जाता है और वो इसको, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ये इस चीज को, एक्टिविटी को, जो लर्नड स्किल मूवमेंट है उसको कोऑर्डिनेट करने में मदद करता है। ठीक है, इसी प्रकार से जो प्री मोटर एरिया में और एक छोटा एरिया होता है जिसको हम फ्रंटल आई फील्ड कहते हैं। तो ये प्री मोटर एरिया का ही पार्ट है फ्रंटल आई फील्ड भी। और ये क्या करता है, ये किसमें मदद करता है? वॉलंटरी स्कैनिंग मूवमेंट ऑफ आईज एंड फॉर एग्जाम्पल फॉलोइंग अ फ्लाइंग बर्ड। अगर कोई चिड़िया उड़ती जा रही है और हम उसको लगातार देखते हुए उसका पीछा कर रहे हैं आंखों के द्वारा, तो इस टाइप की जो स्कैनिंग मूवमेंट जो भी शो करता है कोई पर्सन, वो फ्रंटल आई फील्ड जो एरिया है इसके द्वारा डेवलप होता है। नेक्स्ट है आपका सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका फ्रंटल लोब का, प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। और ये जो सेंटर में सूचर दिखाई दे रहा है इसको हम बोलते हैं सेंट्रल सल्कस। ये सेंट्रल सल्कस के आगे वाला भाग जो है गायरी, ये जो है ये वाला कहलाता है प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका फ्रंटल लोब का। इसका जितने भी सेंसेशन ये कॉर्टेक्स, सेरेब्रल कॉर्टेक्स रिसीव करता है थ्रू थैलेमस, थ्रू सेरेबेलम, है ना, और ये इस लोब के द्वारा, तो वो सारे सेंसेशन को रिसीव करने के बाद उनको कैसे कंट्रोल करना है मस्कुलर मसल्स के मूवमेंट के द्वारा, तो उसको ये करता है, मतलब कंट्रोल ऑल वॉलंटरी मूवमेंट्स ऑफ मसल्स ऑफ कोलेटरल साइड्स ऑफ बॉडी। तो मतलब कि अगर ये लेफ्ट साइड का फ्रंटल लोब है तो ये राइट साइड, बॉडी के राइट साइड के मूवमेंट्स के को रेगुलेट करेगा, और अगर लेफ्ट साइड का है तो वो राइट साइड को रेगुलेट करेगा। राइट साइड का है तो लेफ्ट को, लेफ्ट साइड का है तो राइट को रेगुलेट करेगा। तो मतलब ऑल काइंड ऑफ जो मोटर मूवमेंट्स हैं वो किसके द्वारा हो रहे हैं? प्राइमरी मोटर कॉर्टेक्स के द्वारा। अब ये जो है ये जो इसके बाद ये पेराइटल लोब आ गया। अब पेराइटल लोब में क्या है? इसमें भी आपको ये दिख रहा है आपका प्राइमरी सोमेस्थेटिक एरिया है, और ये जो है प्राइमरी सोमेस्थेटिक एसोसिएशन एरिया। तो ये जो है अगर कोई भी मतलब इंफॉर्मेशन, सेंसेशन जो आता है वो क्या करता है, जो सोमेस्थेटिक ये वाला जो एरिया है ये हर चीज की फीलिंग को, सेंसेशन को मतलब रिकॉर्ड करके रखता है, मेमोरी में रखता है।
तो जैसे कोई भी चीज को ये छूता है तो इसको पुरानी रिकॉर्डेड मेमोरी से कंपेयर कर पाता है, मतलब किसी भी चीज को टच होता है या सेंस करता है तो वो उस चीज को इंटरप्रेट करता है ऑन द बेसिस ऑफ ओल्ड मेमोरीज। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है ये जनरल उसको सेंस करता है, ये इंटरप्रेट करके इसको देता है, फिर ये उसको सेंस करता है। ठीक है, ये जनरल सेंसरी एरिया हो गया। अब इसके बाद इसी में जो जनरल सेंसरी एरिया है ये पैराइटल लोब का, इसके नीचे की तरफ ये इंपॉर्टेंट एरिया कहलाता है प्राइमरी गस्टेटरी एरिया। ये जो टेस्ट के जो स्टिमुलस हमको मिलते हैं उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। इसके बाद ये जो आया है ऑक्सीपिटल लोब जो बैक साइड में होता है, इसमें दो पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं, एक विजुअल कॉर्टेक्स। विजुअल कॉर्टेक्स क्या है, जो आई से इम्पल्सेस मिलते हैं, कोई ऑब्जेक्ट को देखती है आई तो वो इम्पल्सेस को कहाँ भेजती है, विजुअल कॉर्टेक्स में। और विजुअल कॉर्टेक्स उन इम्पल्स को कहाँ भेज देता है, ये विजुअल एसोसिएशन एरिया में, जो इसको इंटरप्रेट करता है कि वो क्या वस्तु है, किस कलर की है, किस शेप की है, उसको आइडेंटिफाई करने का काम करता है। अब ये आता है आपका क्या कहते हैं टेम्पोरल लोब में। डिफरेंट एरियाज हैं। टेम्पोरल लोब में आपका जो प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स है ये वाला, ये रिस्पॉन्सिबल है हेयरिंग के लिए, सुनने के लिए है, और क्या वर्ड सुना उसको इंटरप्रेट करने का, साउंड को इंटरप्रेट करने का काम करता है ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। अब टेम्पोरल लोब में बहुत इंपॉर्टेंट एरिया होता है, इस एरिया को हम बोलते हैं वर्निक एरिया। तो ये एक प्रकार का सेंसरी स्पीच एरिया है, मतलब जब पर्सन किसी चीज को सुनता है तो उसको उस लैंग्वेज को, उस वर्ड को सुनने और समझने की जो क्षमता है, कैपेसिटी है, वो इसके द्वारा आती है। मतलब ये एक प्रकार का सेंसरी स्पीच एरिया, ये सेंसेशन रिसीव करता है हर वर्ड का, लैंग्वेज का। और जब ये रिसीव करता है तो ये इम्पल्स ट्रेवल करती है टेम्पोरल, इससे कहाँ जाती है, यहाँ पर। ये क्या है, ब्रोकाज एरिया कहलाता है, जो कि फ्रंटल लोब का पार्ट है। तो ये जो है, जो वर्निक एरिया किसी भी वर्ड को, लैंग्वेज को समझता है और इम्पल्स को किसको देता है, ब्रोका एरिया। और ब्रोका एरिया उस वर्ड को बोलने में मदद करता है। ब्रोका एरिया फिर उस वर्ड को बोल पाता है या लिख पाता है। ठीक है, तो इस तरह से वर्निक एरिया जो है, यहाँ पे हम और अच्छे से देख सकते हैं, दो स्पेशल एरियाज इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये दोनों फ्रंट ये जो है लेफ्ट फ्रंटल लोब में होता है ब्रोका एरिया, और वर्निक एरिया लेफ्ट टेम्पोरल लोब में पाया जाता है, राइट साइड में नहीं होता। ठीक है, तो जो ब्रोका एरिया, चूंकि ये पॉल ब्रोका के द्वारा आइडेंटिफाई किया गया और ये रिलेटेड है मेमोरी एंड स्पीच से, इसको हम बोलते हैं सेंटर फॉर प्रोड्यूसिंग स्पीच। क्योंकि ये जो थे बोलने के लिए जो मूवमेंट्स के जॉ, टंग, चीक्स, लैरिंग्स, ये सबको रेगुलेट करने का काम करता है। और वर्निक सेंटर क्या है, सेंटर फॉर कॉम्प्रिहेंडिंग स्पीच एंड लैंग्वेज, मतलब कोई भी वर्ड अगर बोला जाता है या लैंग्वेज बोली जाती है तो उसको सुनने समझने का काम कौन करता है, वर्निक एरिया। इसको स्टोर हाउस ऑफ वर्ड्स या डिक्शनरी भी कहते हैं, क्योंकि जो पहले से इसमें रिकॉर्डेड वर्ड्स हमारे ब्रेन में रहते हैं वो उससे कंपेयर करके तुरंत वर्ड को समझने में सक्षम होता है। अगर वर्निक एरिया में किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है तो पर्सन बिकम्स अनेबल टू स्पीक, जिसको हम बोलते हैं अफेसिया, है ना। या फिर अगर सुन नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा तो लिख भी नहीं पाएगा, उसको ग्रेफिया बोलते हैं। अगर समझ भी नहीं पा रहा है स्पोकन वर्ड को तो हम उसको फिर वर्ड डेफनेस बोलते हैं। अब नेक्स्ट एक पार्ट है बेसल गैंग्लियंस। ये भी सेरेब्रम में ही पाए जाते हैं बट दे आर नॉट द पार्ट ऑफ लोब्स। तो सेरेब्रल गैंग्लियन जो सॉरी बेसल गैंग्लियन जो होते हैं, ये जैसे ये आपको दिखाई दे रहा है, ये क्या है, सेरेब्रल हेमिस्फीयर। सेरेब्रल हेमिस्फीयर में ही छोटे जो न्यूक्लियाई के मतलब क्लस्टर के रूप में ग्रे मैटर उपस्थित होता है, उसको हम बोलते हैं बेसल गैंग्लिया। तो ये क्या काम, इनका फंक्शन क्या है, दे आर द टूल फॉर सिलेक्शन ऑफ मोस्ट अप्रोप्रिएट बिहेवियर। कोई कई अगर हमको कोई एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है तो उसके अगेंस्ट में हमको कौन सा बिहेवियर जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो उसको करना है, उसके लिए उसके सिलेक्शन में ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं।
सेकेंडली ये जो क्या करते हैं, ये हमारे जो मोटर कॉर्टेक्स हमने आपको पहले बताया जो कि फ्रंटल लोब में है, उसको हेल्प करता है कि जो सबकॉन्शियस मूवमेंट है जो हमने लर्न किए थे, मोटर सबकॉन्शियस मूवमेंट जो हम लर्न किए हैं, जैसे अपने तो गिटार बजाने वाला जो हमने आपको एग्जांपल दिया था वो हो गया, या फिर आप जब चलते हो तो क्या होता है कि हाथ साथ साथ में हाथ हमारे हिलते हैं, तो वो सब कॉन्शियसली हिलते हैं, वो हम इंटेंशनली नहीं हिलाते, तो उस टाइप के जो मूवमेंट्स है उनको कोऑर्डिनेट करने का काम करता है बेसल गैंग्लिया। और या फिर हम कोई भी एक्टिविटी जो एक सीक्वेंशियल स्टेप्स में करते हैं तो उसको भी परफॉर्म करने में उसमें मदद करता है बेसल गैंग्लिया। अब आपने सुना होगा पार्किंसोनिज्म डिजीज के बारे में, ये जिसमें कि हाथ पैर जो मूवमेंट को अफेक्ट करता है और ट्रिमर्स आते हैं, हाथ पैर में झटके लगते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में डेफिशिएंसी किस कारण से हो जाती है कि जो डोपामिन न्यूरोट्रांसमीटर है उसकी कमी हो जाती है बेसल गैंग्लियन में, तब पार्किंसनिज्म डिजीज हो जाती है। नेक्स्ट पार्ट है इसका फोर ब्रेन का ही पार्ट है थैलेमस। थैलेमस क्या है, ये डायग्राम एक बार फिर से हम आपको दिखा देते हैं। थैलेमस जो है ये जो ओवल स्ट्रक्चर है, इस हाइपोथैलेमस के ऊपर ओवल स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है इसको बोलते हैं थैलेमस। तो थैलेमस का काम क्या है, ये एक प्रकार का सेंट्रल स्विच बोर्ड है बिटवीन ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। और इसका फंक्शन क्या है कि जो भी इंफॉर्मेशन ह्यूमन की बॉडी से अलग अलग इंफॉर्मेशन सेंसरी नर्व्स के द्वारा आती है, चाहे बहुत फाइन से फाइन, सॉफ्ट से रुई से लेके एक आपका शार्पेस्ट नाइफ जैसी भी कोई टच भी आपको लगता है, तो उसकी भी मैसेज जो है, सेंसेशंस जो है आते हैं हमारे ब्रेन में। इसके द्वारा जो वो आते हैं उनको रिसीव सबसे पहले कौन करता है, थैलेमस। एंड और फिर उनकी सॉर्टिंग करता है, उनको छांटता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आईज में जानी है, कौन सी इंफॉर्मेशन ऑप्टिकल लोब में जानी है, कौन सॉरी ऑक्सीपिटल लोब में जानी है, कौन सी टेम्पोरल में जानी है, कौन सी कॉर्टिकल एरिया में जानी है, और कौन सी पेराइटल लोब में जानी है। तो इंफॉर्मेशन को रिसीव करना और उनकी सॉर्टिंग आउट करना सेंसरी इंफॉर्मेशन का काम किसका है, थैलेमस का। तो वो क्या करता है, सेंसरी सिग्नल्स रिसीव करता है, फिर उनको उनसे रिलेटेड प्राइमरी कॉर्टिकल एरियाज में सेंड कर देता है। तो जैसे कि आई इम्पल्सिस को ऑक्सीपिटल लोब के विजुअल कॉर्टेक्स में भेजता है, साउंड इम्पल्सिस को टेम्पोरल लोब के हियरिंग सेंटर में भेजता है, और अगर जो पेन, टेम्परेचर, टच, प्रेशर, इन सब के जो सेंसेशन है उनको इंटरप्रिटेशन, उनका भी ये इंटरप्रिटेशन सेंटर है, उनको इंटरप्रेट करता है, तो उन इम्पल्सिस को पैराइटल लोब में भेजता है। तो इस तरह से ये जो है आपका थैलेमस जो है एक सेंट्रल स्विच बोर्ड की तरह कार्य करता है, और ये जो है मेमोरी और इमोशंस के साथ भी रिलेटेड है। हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस बहुत इंपॉर्टेंट छोटा सा ऑर्गन है, जो हमने अभी आपको डायग्राम में बताया कि ये छोटा पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर एंड थैलेमस के नीचे इसकी पोजीशन है, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, छोटा है बट बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, और कई सारी न्यूक्लियाई से मिलकर बना होता है ना। ब्रेन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि हमारे सर्वाइवल में, हमारे एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये मास्टर रेगुलेटर है इननेट बिहेवियर का, वो बिहेवियर जो हमारे मतलब बाय बर्थ हमारे अंदर प्रेजेंट होते हैं, सिंस बर्थ प्रेजेंट होते हैं, उनको हम इननेट बिहेवियर कहते हैं, उनका मास्टर रेगुलेटर है हाइपोथैलेमस। ये इसको हम विसरल ब्रेन भी क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत से विसरल फंक्शंस लाइक फीडिंग, हंगर एंड थर्स्ट आदि को रेगुलेट करता है, और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स का मास्टर रेगुलेटर है। तो इस तरह से क्या करता है कि हम सारी जो ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज बॉडी में होती हैं उसको भी रेगुलेट करता है, और एंडोक्राइन सिस्टम से जो एक्टिविटीज होती हैं उनको भी रेगुलेट करता है। तो इस तरह से जो हाइपोथैलेमस है ये तीन सिस्टम के थ्रू एक्ट करता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के थ्रू, एंडोक्राइन सिस्टम के थ्रू एंड लिम्बिक सिस्टम के थ्रू वर्क करता है। तो हाइपोथैलेमस जो है कैसे अलग अलग बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल है फॉर फीडिंग, है ना। तो फीडिंग जो है, रोल ऑफ हाइपोथैलेमस इन फीडिंग,
तो जैसे हमने आपको बताया कि हाइपोथैलेमस में कई सारी न्यूक्लियाई होती है, बहुत सारी न्यूक्लियाई से मिलकर वह हाइपोथैलेमस बनता है। तो उनमें से अलग अलग न्यूक्लियाई अलग अलग एक्टिविटी बिहेवियर के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि फूड के लिए और वाटर के इनटेक और उसके लिए इनटेक एंड आउटपुट के लिए सेम लेटरल हाइपोथैलेमस में ही क्या बोलना चाहिए सेंटर्स पाए जाते हैं, बट दोनों आसपास होते हैं। तो जो लेटरल हाइपोस, पहले हम फीडिंग के लिए देखते हैं, तो जो लेटरल हाइपोथैलेमस में जो फीडिंग सेंटर्स है उसको एक एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि कैसे ये सेंटर्स फीडिंग को रेगुलेट करते हैं। तो किसी एक मेल रैट को के लेटरल हाइपोथैलेमस में जब इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया गया और उसको एक केज में रखा गया जिसमें कि फूड भी है और टेस्टी फूड भी है और उसमें फीमेल्स भी प्रेजेंट है। तो अगर इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया गया मतलब कि उसने लेटरल हाइपोथैलेमस की एक्टिविटी को इनहिबिट कर दिया। जब उसको इनहिबिट कर दिया तो जो रैट्स है, इन्होंने फूड के प्रति कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया, है ना। अब वो फीमेल में इंटरेस्ट शो करे, फूड से उन्होंने कोई इंटरेस्ट शो नहीं किया। लेकिन जब उनके लेटरल हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट किया करंट के द्वारा, तो उन्होंने फीमेल को छोड़ के उन्होंने फूड खाना शुरू कर दिया। और इस तरह से, और अगर ज्यादा देर तक स्टिमुलेट किया तो वो एक्सेसिव ईटिंग कर लिए, बहुत ज्यादा खाना खा लिए, और हाइपरफेजिया, उससे हाइपरफेजिया जो प्रॉब्लम हुई उनको, ये डिसऑर्डर डेवलप हो गया उनके अंदर। और अगर कभी अगर स्टिमुलेट नहीं हुआ, किसी का लेटरल हाइपोथैलेमस में डिस्ट्रक्शन हो गया किसी तरह से, तो वो क्या करेगा, कंप्लीट सिसेशन ऑफ फूड इनटेक, फूड इनटेक का कंप्लीट सिसेशन मतलब लेना बंद कर देगा, और वो एफेजिया, एफेजिया नाम के डिसऑर्डर से उसकी डेथ तक हो जाएगी। हाइपोथैलेमस इन ड्रिंकिंग, जैसे कि हमने आपको बताया है कि जैसे फीडिंग के सेंटर्स लेटरल हाइपोथैलेमस में है, तो उसी के आसपास ही ड्रिंकिंग सेंटर्स भी, थर्स्ट सेंटर्स भी लेटरल हाइपोथैलेमस में ही पाए जाते हैं। अब इनमें अगर कोई इनर इंट्रासेलुलर डिहाइड्रेशन अगर बॉडी में हो जाता है, तो वो नॉर्मल केस में तो वो थर्स्ट सेंटर को स्टिमुलेट करता है लेटरल हाइपोथैलेमस के, और ड्रिंकिंग पानी पी लिया जाता है, जिससे कि जो बॉडी का जो वाटर लेवल है वो रेगुलेट हो जाता है। बट अगर ये जो थर्स्ट सेंटर्स है जो कि लेटरल हाइपोथैलेमस में, इनको क्या कहते हैं, स्टिमुलेट कर दिया जाए, लेटरल हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट कर दिया जाए, तो वो क्या करेगा, जो पर्सन है या एनिमल है, वो इट विल ड्रिंक एक्सेसिव वाटर, ज्यादा पानी पी लेगा, जिससे कि हाइपरडिप्सिया डिसऑर्डर डेवलप हो जाएगा। इसी प्रकार से अगर इस एरिया को, लेटरल हाइपोथैलेमस में जो ड्रिंकिंग सेंटर्स है उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए, उनको डैमेज कर दिया जाए, तो वो क्या होगा, वो पानी पीने से ही इनकार कर देगा एनिमल, और उसको एडिप्सिया नाम का डिसऑर्डर हो जाएगा। सेटाइटी सेंटर और वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस, जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में सेटाइटी सेंटर होता है, मतलब संतुष्टि जो होती है उसका सेंटर होता है। तो जब इसको स्टिमुलेट करते हैं तो क्या होगा, बिना बिना ही खाना खाए एनिमल संतुष्ट हो जाता है। तो जब खाना ही नहीं खाया तो उससे क्या होगा, उसको एफेजिया हो जाएगा डिसऑर्डर। और अगर उसको डिस्ट्रक्ट कर दिया जाए तो वो कभी भी संतुष्ट नहीं होगा और खाना खाते ही जाएगा, और उससे क्या होगा, हाइपरफेजिया डेवलप हो जाएगा। तो इस का बिहेवियर, ज्यादा खाना खाने वाला बिहेवियर वो शो करेगा। तो इससे क्या निष्कर्ष निकला कि जो वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस है, इट हैज रिवर्स रोल फ्रॉम लेटरल हाइपोथैलेमस, जैसे जो कि हमने आपको पहले बताया। तो हाइपोथैलेमस इस प्रकार से फीडिंग सेंटर और सेटाइटी सेंटर, जो कि लेटरल हाइपोथैलेमस एंड वेंट्रोमीडियल हाइपोथैलेमस में है, इस तरह से वो एनिमल के बॉडी वेट को भी रेगुलेट करते हैं कि ज्यादा, जब क्या कहते हैं फीडिंग सेंटर्स स्टिमुलेट होंगे तो वो खाना खाएगा, जब खाना खाएगा तो सेटाइटी सेंटर्स जो है वो इनहिबिट हो जाएंगे, तो वो खाना खाना बंद कर देगा। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहेगी, और इससे क्या होगा, ना तो वो एक्सेस खाना खाएगा, ना वो जल्दी संतुष्ट होगा, तो खाना खाना रुक जाएगा। तो इससे उसका बॉडी वेट रेगुलेट करने में भी मदद करते हैं। हाइपोथैलेमस का रोल इन रिप्रोडक्शन, तो एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है
न्यूक्लियाई एट एंटीरियर हाइपोथैलेमस जो है वो क्या कर रही है, रिप्रोडक्शन को रेगुलेट कर रही है, क्योंकि वो आपका पिट्यूटरी ग्लैंड के थ्रू एस्ट्रोजन और एंड्रोजन सिक्रीट करते हैं, मेल में फीमेल में एस्ट्रोजन, जो कि सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। अब अगर एंटीरियर हाइपोथैलेमस रीजन इन फीमेल कैट को स्टिमुलेट किया गया तो उनमें सेक्सुअल बिहेवियर स्टिमुलेट हो गया, और अगर उनको डिस्ट्रक्ट कर दिया गया तो जो फीमेल रैट्स है वो कोई भी इंटरेस्ट शो नहीं करती है मेटिंग आदि में। तो इससे ये निष्कर्ष निकाला गया कि अगर जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है इसमें रिप्रोडक्शन को रेगुलेट करने के या सेक्सुअल बिहेवियर को रेगुलेट करने के सेंटर्स उपस्थित है। रोल ऑफ पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस इन रिवार्ड एंड पनिशमेंट। कोई भी रिवार्ड मतलब में खुशी में मतलब पनिशमेंट एंड रिवार्ड के लिए जो सेंटर्स है वो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में पाए जाते हैं। तो देयर आर एटलीस्ट टू प्लेजर सेंटर्स। रिवार्ड मतलब हमको किसी प्रकार का प्लेजर अगर मिल रहा है तो उसको हम तो रिवार्ड से रिलेट करते हैं। तो दो सेंटर्स होते हैं, एक तो हमको खाना खाने से संतुष्टि जो मिलती है तब हम उसको रिवार्ड बोल सकते हैं, या फिर सेक्सुअल प्रेशर से जो संतुष्टि मिलती है उसको हम रिवार्ड बोल सकते हैं। तो जो रिवार्ड सेंटर्स है वो दो चीजों से एसोसिएटेड है, एक तो सैटिस्फैक्शन फ्रॉम ईटिंग और दूसरा विद सेक्सुअल प्लेजर। तो जब इलेक्ट्रोड इम्प्लांट किया गया इसमें पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में सेंटर रेट में देखा गया एग्जांपल करके, और उसको स्टिमुलेट किया गया, तो रेट जो है विदाउट ईटिंग फूड, विदाउट मेटिंग और विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट ऑफ मेट, ये क्या करते हैं, एक्सट्रीमली प्लीजिंग फील करते हैं, बहुत ज्यादा खुशी महसूस करते हैं बिना कुछ खाए पिए, बिना सेक्सुअल बिहेवियर के भी। अगर इस पार्ट को स्टिमुलेट किया जाता है तो वैसे ही वो बहुत ज्यादा खुश होते हैं, मतलब उनको रिवार्ड जैसा फील होता है। और ठीक है, सिमिलरली अगर मंकी में भी देखा गया इसी टाइप का एग्जाम्पल एक्सपेरिमेंट कि उसके अगर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में ये स्टिमुलेट किया गया तो वो सेक्सुअल प्रेशर फील करे। तो इस तरह से ये देखा गया कि जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है इसमें रिवार्ड के सेंटर्स उपस्थित है। और पनिशमेंट में कैसे ये रोल प्ले करता है कि अगर पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस के जो दूसरे क्लस्टर्स हैं न्यूक्लियाई के, उनको अगर लंबे समय तक स्टिमुलेट कर दिया है ना, तो क्या होगा, एनिमल जो है वो सिक हो जाएगा। स्टिमुलेट कर दिया, सिक हो गया, वो पनिशमेंट लाइक फील करेगा, हो सकता है कभी कभी उसकी डेथ भी हो जाती है। तो स्टिमुलेशन और पनिशमेंट सेंटर, इस तरह से क्या है, ये पनिशमेंट सेंटर है, अब ये स्टिमुलेट किए तो वो ज्यादा बीमार पड़ गया और हो सकता है उसकी डेथ भी हो गई। तो क्योंकि क्यों ऐसा होता है, क्योंकि अगर जब पनिशमेंट सेंटर्स को स्टिमुलेट किया जाता है तो उस दौरान जो रिवार्ड एंड प्लेजर सेंटर्स हैं वो इनहिबिट हो जाते हैं। तो ये इस दोनों एक दूसरे के अपोजिट वर्क करते हैं। Role in fight and fleeing. Certain nuclei of in lateral and posterior hypothalamus, जो लेटरल एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियाई जो होती हैं वो एग्रेशन, अटैक, फाइट एंड सबमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। उसको भी एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखा गया कि लेटरल एंड पोस्ट हाइपोथैलेमस जो में जहाँ पर ये फाइट और फ्लीइंग के लिए सेंटर्स उपस्थित है, उनको जब थोड़े से करंट, मिनिमल करंट के साथ स्टिमुलेट किया गया तो एनिमल जो है केवल विजिलेंट हो जाता है, वो अलर्ट हो जाता है। लेकिन अगर उसका करंट की इंटेंसिटी बढ़ाई जाती है तो एनिमल जो है एक्चुअल अटैक शो करता है, अटैक करता है फिर। और करंट का स्विच ऑफ कर दिया, अगर इसका करंट देना बंद कर दिया तो एनिमल सडनली एकदम काम डाउन हो जाता है। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि जो फाइट एंड फ्लीइंग में, जो एग्रेशन में, अटैक फाइट सबमिशन में जो मेन सेंटर्स जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, लेटरल एंड पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस में उपस्थित होते हैं, जो उनके इस बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। इन रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर,
हाइपोथैलेमस को थर्मोस्टेट ऑफ द बॉडी कहा जाता है। तो उसमें जो एंटीरियर हाइपोथैलेमस है वो एक एंटी राइज सेंटर की तरह काम करता है कि जब बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको रेगुलेट करने के लिए वो हीट लॉस को बढ़ाता है। इसके द्वारा उससे पर्सन स्वेटिंग शो करता है, एनिमल पैंटिंग बिहेवियर शो करता है, और जब कभी जिससे कि हीट को वो डेसिपेट कर देता है, रिलीज कर देता है और नॉर्मल हो जाता है बॉडी टेम्परेचर। और जब कभी जो पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस है ये एंटी ड्रॉप सेंटर की तरह कार्य करता है, क्योंकि ये क्या करता है जब कभी टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो ये हीट लॉस को प्रिवेंट करता है, बॉडी से हीट को बाहर नहीं जाने देता। कैसे कि वासोकंस्ट्रिक्शन के द्वारा शिवरिंग कभी आने लगती है, पाइलो इरेक्शन, जो बॉडी में जो हेयर है वो खड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से एनिमल हाइपोथैलेमस जो है बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट करने में भी मदद करता है। मिड ब्रेन, अब फोर ब्रेन हो गया। फोर ब्रेन में सेरेब्रम, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, और हमने थैलेमस एंड हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा। मिड ब्रेन जो है, मिड ब्रेन का बहुत ज़्यादा इसमें रोल नहीं है, मतलब कम रोल है। तो ये मिड फोर ब्रेन और हाइंड ब्रेन, सॉरी ये मिड ब्रेन नहीं है, हाइंड ब्रेन है। मिड ब्रेन इज प्रेजेंट बिटवीन फोर ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। यहाँ पे आप देखिए ये क्या है, फोर ब्रेन है, और ये नीचे में जो दिख रहा है ये पोन्स, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा, ये हाइंड ब्रेन है। तो इन दोनों के बीच में ये जो थोड़ा सा पोर्शन दिखाई दे रहा है ये है मिड ब्रेन। ठीक है, तो ये क्या करता है, एक मोटर रिले स्टेशन की तरह वर्क करता है, क्योंकि जो भी स्टिमुलस आते फाइबर्स पास होते हैं वो इसके द्वारा ही पास होते हैं, सेरेब्रम से सेरेबलम में, यहाँ से जो पास हो रहे हैं वो। अब इसमें दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है टेक्टम, एक होता है सेरेब्रल पेडंकल। तो इसके जो मिड ब्रेन के जो डॉर्सल पोर्शन है उसको हम टेक्टम बोलते हैं। इसमें रिफ्लेक्स सेंटर्स होते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स एंड आईज। और जो सेरेब्रल पेडंकल है जो कि वेंट्रल साइड में होता है मिड ब्रेन के, ये क्या करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में, सेरेब्रल कॉर्टेक्स से स्पाइनल कॉर्ड में इम्पल्सिस को कन्वे करने का काम करता है। तो मेनली मिड ब्रेन का फंक्शन क्या है, ये मोटर रिले स्टेशन है फॉर पासिंग फाइबर फ्रॉम सेरेब्रम टू सेरेब्रम। हाइंड ब्रेन, हाइंड ब्रेन जैसे कि डायग्राम से हमने आपको बताया, हाइंड ब्रेन में क्या क्या होता है। हाइंड ब्रेन में आपका पोन्स है, मेडुला है, ऑब्लोंगेटा है, एंड ये पोन्स मेडुला ऑब्लोंगेटा और ये सेरेबेलम। ठीक है, तो ये तीनों चीज मिलके हाइंड ब्रेन बनाती है। तो मेडुला का काम क्या है, इट कनेक्ट्स ब्रेन विद द स्पाइनल कॉर्ड एंड प्रोवाइड कंडक्शन पाथवे फॉर मोटर एंड सेंसरी इम्पल्सेस। तो जो ये यहाँ पे देखिए ये मेडुला ऑब्लोंगेटा है ना, तो नीचे में स्पाइनल कॉर्ड है, तो स्पाइनल कॉर्ड को ब्रेन से कनेक्ट करने का काम करता है। और इसमें बहुत से वाइटल फंक्शन के सेंटर्स होते हैं, जैसे ब्रीदिंग के लिए, हार्ट रेट के लिए, ब्लड प्रेशर के लिए जो सेंटर्स होते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर्स, वो मेडुला ऑब्लोंगेटा में पाए जाते हैं। ठीक है, और पोन्स क्या करते हैं, पोन्स का काम है ये मेडुला ऑब्लोंगेटा और सेरेबेलम को मिड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं। यहाँ डायग्राम में आप देखिए ये ये पोन्स है, पोन्स क्या करें, सेरेबेलम एंड मेडुला ऑब्लोंगेटा को मिड ब्रेन से कनेक्ट करते हैं और स्लीप एंड अराउजल को इन्फ्लुएंस करते हैं। सेरेबेलम का काम क्या है, ये जो ब्रेन के बेस पर लोकेटेड है, ये हमारे पॉस्चर को, मसल टोन को, मस्कुलर कोऑर्डिनेशन, बॉडी पॉस्चर आदि को मेंटेन, मतलब इक्विलिब्रियम, बॉडी की इक्विलिब्रियम को बनाए रखने में मदद करता है, बैलेंस को बनाए रखने। अगर किसी प्रकार का इसमें डैमेज हो जाता है तो ये अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट करता है, जैसे कि जैसे हम चल रहे हैं तो मुंह में चलते समय हमारे हाथ हिलते हैं, तो ये प्रॉपर कोऑर्डिनेटेड नहीं रहते। इसी प्रकार से पर्सन जो है इसको हम अटैक्सिया बोलते हैं, जैसे अनकोऑर्डिनेटेड मूवमेंट जो बॉडी में देखने को मिलते हैं उसको हम बोलते हैं अटैक्सिया। अगर सेरेबेलम में किसी प्रकार का डैमेज हो जाता है तब ये एक कंडीशन हमको देखने को मिलती है।
कभी कभी पर्सन जो है ठीक से चल नहीं पाते हैं, लड़खड़ा जाते हैं, है ना। तो जब डैमेज होता है सेरेबेलम में तो उनमें ये भी एबिलिटी डेवलप हो जाती है कि वो ठीक से चल नहीं पाते, रोल डाउन, अचानक से एक साइड में गिर जाते हैं। तो उसको हम बोलते हैं लर्ज। अटैक्सिया एंड लर्ज जो है ड्यू टू द डिस्टर्बेंसेस और ड्यू टू द डिस्ट्रक्शन इन सेरेबेलम डेवलप होती है। रेटिकुलर फॉर्मेशन जो है ये भी मेडुला और ब्रेन स्टेम के बीच में उपस्थित पोर्शन है, जो कि एक छोटी सी उंगली के समान जो ये स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रहा है, इसको रेटिकुलर फॉर्मेशन बोलते हैं। ये आपके ब्रेन स्टेम में ही उपस्थित है, मेडुला के अंदर में। और इसका काम क्या है कि जैसे हम सबको मालूम है कि ये जो सेरेब्रल कॉर्टेक्स है, ये हर प्रकार के सेंसेशन को रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करता है, फिर कैसे बॉडी को बिहेव कर रहा है, अलग अलग बॉडी के पार्ट्स में उसके को कंट्रोल करता है कि हाथ को किस तरह से रेगुलेट करना, आँख को, उसको। तो ये जो काम करता है, ये तो सब काम कौन करता है, सेरेब्रल कॉर्टेक्स में सब सेंटर्स उपस्थित है। बट ये कब करेगा, जब ये उन सबको अच्छे से परसीव करेगा। परसीव कब करेगा, जबकि ये जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ये इसको अलर्ट करेगा। तो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का या रेटिकुलर फॉर्मेशन का मेन काम क्या है, अलर्टनेस, अटेंशन, है ना। ये सब इसका मेन काम है कि ये कॉर्टेक्स को जगा के रखने का काम करता है, अलर्ट करने का। जैसे कि किसी ऑटोमोबाइल में स्टार्टर जो रोल करता है कि इंजन को स्टार्ट करके रखना, इसी तरह से ब्रेन को हमेशा अलर्ट बनाए रखने का काम करता है रेटिकुलर फॉर्मेशन, जिसके कारण जो भी स्टिमुलाई ब्रेन को मिलती है तो उसके अगेंस्ट में वो रिस्पॉन्ड कर पाता है। लिम्बिक सिस्टम भी इसी का पार्ट है। जैसे कि हमने आपको बताया था कि जो मिड ब्रेन, पॉल ब्रोका ने बताया था, मिड ब्रेन जो है मेमेलियन ब्रेन कहलाता है, वो लिम्बिक सिस्टम ही है एक्चुअली। वो डीप प्रेजेंट कहाँ पर है एक्चुअल में, फ्रंटल लोब में, फ्रंटल लोब में प्रेजेंट है। बट उसका जो हिप्पोकैम्पस और एमाइगडाला वाला भाग है वो टेम्पोरल लोब में एक्सटेंडेड है, ये आपको दिखाई दे रहा है ना। तो ये क्या है, ये इमोशनल ब्रेन कहलाता है। तो और प्रेजेंट कहाँ पर है, बिटवीन हाइपोथैलेमस एंड सेरेब्रल कॉर्टेक्स। सेरेब्रल कॉर्टेक्स और हाइपोथैलेमस के बीच में प्रेजेंट है, फ्रंटल लोब में, है ना। और इसका जो हिप्पोकैम्पस एमाइगडाला वाला भाग टेम्पोरल लोब में एक्सटेंडेड है। तो ये क्या करता है, रेगुलेट्स ऑटोनॉमिक एंड एंडोक्राइन फंक्शन इन रिस्पॉन्स टू इमोशनल स्टिमुलाई। कोई इमोशनल स्टिमुलाई के रिस्पॉन्स में ये वर्क करता है। मतलब ये जो है लिम्बिक सिस्टम इज मेनली और इमोशनल ब्रेन, ठीक है। हमारी ओन इमोशनल एक्टिविटीज जो है वो इससे रेगुलेट होती है। इसमें मेनली जो पार्ट्स हैं जो अलग अलग रोल प्ले करते हैं। जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट लिम्बिक सिस्टम के, थैलेमस, जिसके बारे में हम आपको बता चुके हैं कि सेंसरी इंफॉर्मेशन को कॉर्टेक्स तक ले जाने का काम करता है। हाइपोथैलेमस जो है इसकी ये भी डिटेल में फंक्शन इसके हमने बताया, कैसे हंगर आदि को, हार्मोन आदि को ये रेगुलेट करता है। एमाइगडेला, एमाइगडेला जो है इसमें लिम्बिक सिस्टम में जो प्रेजेंट है, ये एमाइगडेला, ये रिलेटेड है एग्रेशन से, है ना, फियर रिस्पॉन्सेस से रिलेटेड, बिहेवियर से रिलेटेड है। हिप्पोकैम्पस जो है ये एसोसिएटेड है विद स्टोरिंग मेमोरीज, मतलब हम इसमें बहुत सी पुरानी मेमोरीज इसमें जमा रहती है। हिप्पोकैम्पस एक्सर्ट्स इट्स इन्फ्लुएंस ऑन बिहेवियर थ्रू मेमोरी, मतलब इसका रोल है लर्निंग में। जब आपकी कोई भी चीज आप सीखते हो तो वो मेमोरी के रूप में हिप्पोकैम्पस में स्टोर्ड रहती है और इस तरह से वो आगे नई चीजों को सीख पाता है। और क्या है, हिप्पोकैम्पस जो है ये एचपीए एक्सिस को भी इन्फ्लुएंस करता है, हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रिनल एक्सिस। और इस तरह से एंडोक्राइन होम्योस्टेसिस को बनाता है। और एंडोक्राइन मतलब हार्मोनल रेगुलेशन करता है, और जो कि हार्मोनल रेगुलेशन क्या करते हैं, हर टाइप के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं। So this is all about neural control of behavior. These are the references from where I have collected material. Thank you very much.